हैदराबाद का जो सत्याग्रह आंदोलन रहा, उसमें आर्य समाजियों ने जाकर के असंख्य बलिदान दिए। नशाखोरी के विरुद्ध आंदोलन रहा, उसमें आर्य समाज की भूमिका, उस समय का जो स्वरूप था आर्य समाज का वो आंदोलनात्मक था। आर्य समाज टकराने के लिए जाना जाता था, परंतु आज आर्य समाज ऐसा लगता है जैसे बैकफुट पर जा रहा है। आज आर्य समाज का स्वरूप वो नहीं रहा जो पहले होता था। आज आर्य समाज डिफेंसिव नजर आता है। क्या कारण है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है सोनू जी, और मुझे लगता है कि ऐसे ही सवालों की आज खास करके आर्य समाज के नेताओं से ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए, ताकि उनका जो है ना अंदर तक जो है दिल हिले और वो लगे, उनको महसूस हो कि वो किस विरासत को संभालने के लिए आगे बढ़े हैं। इतना तो ज़रूर कहूँगा कि इस आंदोलनात्मक स्वरूप को हमने मरने नहीं दिया है। आज भी ये आंदोलनात्मक स्वरूप जिंदा है। ये आज से हम लोग बात करें, आज टिटोली में है, ये एक आंदोलन यज्ञ का है, ये एक आंदोलन से कम नहीं है। आज 2500 से ज़्यादा स्थानों पर यज्ञ हो रहा है, ये आंदोलन से कम नहीं है। आज पूरी दिल्ली की 300 से ज़्यादा आर्य समाजें हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हैं, तो ये किसी आंदोलन से कम नहीं है। आज टिटोली में सहयोग के लिए लोग खड़े हुए हैं, तो किसी आंदोलन से कम नहीं है। इससे पीछे चले जाइए, बेटी बचाओ अभियान का जो मुद्दा था समाज का, वो किसने दिया था? वो आर्य समाज ने दिया। 2005 में महर्षि दयानंद जी के जन्म स्थान टंकारा से चल कर के जो यात्रा निकली और अमृतसर में जलियांवाला बाग पर पहुंची, ये मुद्दा किसने दिया? आर्य समाज ने। बहुत से लोगों ने उस समय आर्य समाज का विरोध किया कि इससे कुछ नहीं बनेगा। उससे पीछे चले जाइए, 1996 में जब यहाँ इसी हरियाणा के अंदर शराबबंदी लागू हुई, तो वो किसने शुरू, वो किसकी वजह से हुई? आर्य समाज के आंदोलन की वजह से। स्वामी ओमानंद जी, प्रोफेसर शेर सिंह जी, स्वामी अग्निवेश जी, स्वामी इंद्रवेश जी और जगवीर सिंह एडवोकेट जी, उस समय के जितने सन्यासी थे आर्य समाज के, अतर सिंह क्रांतिकारी जी आज हमारे बीच में नहीं है, इन सब लोगों ने अपना जो है तप करके, अपने जो है संघर्ष के बलबूते के ऊपर, आपको आश्चर्य होगा इस बात को जान करके, 5000 लोगों की पैदल यात्रा निकाली गई दिल्ली से लेकर के हिसार में। उस समय जब चौधरी भजनलाल इस हरियाणा में जो है, नहीं, भजनलाल हरियाणा में मुख्यमंत्री होते थे, उनके दामाद की जो फैक्ट्री थी हिसार में शराब की, उसके खिलाफ जो है दिल्ली से लेकर के हिसार तक की पैदल यात्रा, आप आश्चर्य करेंगे, 5000 महिला पुरुषों को लेकर के वो यात्रा निकली। वो आर्य समाज के दम पर हुआ। उससे पीछे चलिए, 1987 में इसी देश के अंदर पहली बार आज़ाद भारत में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना, तो इस आर्य समाज के दम पर बना। स्वामी अग्निवेश जी आज हमारे बीच में नहीं है। वो निकले अपने 100 साथी सन्यासियों को लेकर के दिल्ली से देवराला। जब एक 17-18 साल की रूप कौर की एक बहन को जिंदा जलाया गया था, वो जो डीएवी की पड़ी हुई थी, उसके पति का देहांत हुआ। वो तो उस समय घर पर अपने घर में थी, मायके में थी, उसको पता भी नहीं था कि पति बीमार है। वो मरी, उसके साथ उस रूप कौर को जिंदा जलाया गया। तब यहाँ से दिल्ली से लेकर के एक यात्रा निकली, और आप आश्चर्य करेंगे कि आज़ाद भारत में पहली बार आर्य समाज के दम पर यह कानून बना कि इस देश के अंदर सती प्रथा तो दूर की बात है, कोई उसका महिमा मंडन भी नहीं कर सकता। उससे पीछे चले जाएंगे, बीड़ छूछकवास का जो आंदोलन हुआ, हरिजन आंदोलन हुआ, नाथ द्वारा मंदिर प्रवेश का हुआ, हरिजन मंदिर प्रवेश के आंदोलन की बात करोगे, जिस संगठन में मैं आज काम करता हूँ, आर्य युग परिषद में, उस संगठन ने ये काम करके दिखाए। निश्चित रूप से आज बड़े जो है ना व्यापक स्तर के ऊपर आर्य समाज को आंदोलनात्मक स्वरूप में ले जाने की बात है। पिछले कुछ दिनों से आर्य समाज का नेतृत्व पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के कंधों पर आया है। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है, उनके साथियों पर पूरा विश्वास है कि वो आर्य समाज को उसी बिल्कुल पैनेपन के साथ आगे बढ़ाएंगे। और वो बहुत ऊंचे विचार के हैं, वो जातिवादी नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है, वो संकीर्ण नहीं है, वो किसी क्षेत्र की बात नहीं बल्कि व्यापकता की बात करते हैं। और पूरी देश दुनिया में उनके नेतृत्व को आर्य समाज स्वीकार कर रहा है। परमात्मा करे वो दिन भी आए। जैसे मोहित ने शुरुआत में बात कही थी कि कहीं ना कहीं आर्य समाज के नेताओं में मनमुटाव दिखाई देते हैं। मोहित जी, अभी मैं सारी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा, बहुत सुंदर प्रयास चल रहे हैं, और परमात्मा करे बहुत जल्द एक ओम के झंडे के नीचे आर्य समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग आएगा। आपने एक बात कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए या बेटी बचाओ के लिए आर्य समाज ने शुरुआत की, लेकिन इसके लिए तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को पानीपत में 2015 में इसका शुभारंभ किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको आर्य समाज में शुरू? हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए और उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मैं याद दिलवा दूँ, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उसी गुजरात में महर्षि दयानंद जी के जन्म स्थान टंकारा से 1 नवंबर 2005 को बेटी बचाओ या जनचेतना यात्रा शुरू हुई। उसमें लगभग 250 लोग थे, सभी मत पंथ मजहबों के मानने वाले लोग उस यात्रा में शामिल थे। और वो यात्रा 15 दिन तक चली, और 15 दिन के बाद वो यात्रा जलियांवाला बाग जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस बाग पर उसमें जा कर के, उसके पास जो स्वर्ण मंदिर है, वहाँ जा कर के वहाँ के जो ग्रंथी थे उन्होंने सरों पे भेंट करके उस यात्रा का स्वागत किया। और वो लगभग 8 या 9 स्टेट में से होकर के वो यात्रा गुजरी थी।
किसी स्टेट का कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल नहीं रहा होगा जो उस यात्रा में शामिल ना रहा हो। तो ये बात कैसे कह सकते हैं मोहित जी के 2011 में ये शुरुआत हुई। अगर मैं और पीछे 2015 में आप कह रहे हैं, ये तो 2005 में नरेंद्र मोदी जी के स्टेट से शुरू हुआ। उस समय के बड़े बड़े अखबार के पन्ने, कभी आप मेरे पास बैठेंगे तो मैं दिखाऊंगा पूरे पूरे पेज के विज्ञापन, इस यात्रा के कार्यक्रमों की पूरी झलकियाँ यहाँ छपी हुई हैं। वो तो नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं क्यों उनको शायद ये लगा होगा कि हरियाणा के लोग ज़्यादा संजीदगी से लेंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि देश की सरकारें जब सामाजिक मुद्दों को लेकर के काम करती है ना, तो बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन उस समय जो बेटी बचाओ रथ सरकार की तरफ से बनाए गए थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो रथ हैं कहाँ? आर्य समाज तो आज भी बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को जीवित जागृत रखने के लिए लड़ रहा है। और सिर्फ आज नहीं है, महर्षि दयानंद ने जिस दिन आर्य समाज की स्थापना की, उस समय उन्होंने कहा था माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है, माँ बच्चे का पहला गुरु होती है, माँ को भी वेद पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने का अधिकार है। तो माँ की महिमा तो महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज शुरू से लेकर के चला है। आंदोलन की जैसे मैंने बात की तो 2005 में हम लोगों ने इसमें किया। उससे पहले मैं आपको याद दिलवा दूँ, 1992 में आर्य समाज आर्य युग परिषद ने आंदोलन शुरू किया। उस समय गृह मंत्रालय को पत्र लिखे गए मोहित जी कि कहाँ है बेटियाँ, तो उन्होंने एक लेटर दिया कि दीज आर मिसिंग गर्ल्स, कि ये गुमशुदा लड़कियाँ। किसी भी स्टेट में किसी भी एक परिवार से एक लड़की गायब हो जाए तो हलचल मच जाती है। 1 करोड़ के आसपास लड़कियाँ गायब हैं और सरकार चेतती नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम की जो है ना कमी थी। उस समय दूसरी सरकारें रही, वो भी जिम्मेदार हैं, आज की सरकारें भी जिम्मेदार हैं, परंतु सामाजिक मुद्दों पर संजीदगी के साथ सरकारों को काम करने की ज़रूरत है। जी स्वामी जी, अच्छा आज के ट्रेंड की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। अभी वर्तमान में लगभग पिछले 6 महीनों से किसान आंदोलन निरंतर चला हुआ है। अगर आर्य समाज की यदि बात करें तो आर्य समाज भी किसान आंदोलन के ऊपर 2 धड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन के विरोध में है, वो कहते हैं तो खालिस्तानी है, अलगाववादी हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। ऋषि दयानंद ने तो साफ तौर पर एक बात कही थी कि किसान अन्नदाता और राजाओं का भी राजा है। ऋषि दयानंद ने तो कहा था कि किसान से बड़ा देवता कोई नहीं है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आर्य समाज का रुख है क्या? वो विरोध में है, समर्थन में है, रक्षात्मक भूमिका में है, किस ओर है? निश्चित रूप से अगर आप आर्य समाज के पूरे धरातल को समझने का प्रयास करोगे सोनू जी, तो ये आएगा कि आर्य समाज गांव और देहात के बलबूते पर खड़ा हुआ है। आर्य समाज की जितने भी गुरुकुल चलते हैं, मोहित जी पहले क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से यहाँ बैठे हुए कि गुरुकुलों का क्या हुआ। आज भी सरकार ये नहीं कह, सरकार आज मदरसों को पैसे दे रही है, क्यों नहीं दे रही गुरुकुलों को, मेरा प्रश्न है। ठीक है ना? आज आर्य समाज के जो गुरुकुल जो चल रहे हैं वो किसान के दम पर चल रहे हैं। कितनी गुरुकुल, कितनी गौशालाएं हैं जो किसान के घर से अभी गेहूं निकली है, सैकड़ों सैकड़ों टन जो है गेहूं किसान की कहीं गुरुकुलों में गई है, कहीं गौशालाओं में गई है, कहीं आर्य समाजों में गई है। निश्चित रूप से मैं किसान के पक्ष में हूँ। दूसरी बात यह कि आंदोलन जो चल रहा है, अहिंसात्मक जो आंदोलन चल रहा है, मैं उसका पहले भी समर्थक था, आज भी समर्थक हूँ। मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर पर मैं खुद गया हूँ। और जिस तरह की घटना हुई 26 जनवरी की, जिसको लेकर के खालिस्तानी वो बात कही, उसका मैंने विरोध किया कि बिल्कुल ये गलत किया जिस आदमी ने, जिसने भी किया, दीप सिद्धू नाम का। उसकी भी बाद में पोल खुली कि वो वर्तमान सरकार के बड़े नेताओं के ड्राइंग रूम में बैठ करके उसके फ़ोटो आए सामने कि वो एक प्रोपेगेंडा था। और जिस तरह की वो चीज़ें खुली तो लोगों को एक अलग तरह का बात जो है आंदोलन उभर करके आया। और कोई भी सरकार हो सोनू जी, मैं कोई बीजेपी का विरोधी नहीं। मैं आपको बता दूं, बड़े आश्चर्य की बात है, मोदी जी के चुनाव कैंपेन में जिस तरह के लोग रहे, मैंने उनका कभी विरोध नहीं किया कि आप लोग क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे समाज के लोग भी उनके समर्थन में गए, पर हमने किसी साथी को ये नहीं कहा कि आप इनके समर्थन में मत जाइए। कोई भी सरकार होती है वो ये डिक्टेटर नहीं है, मालिक नहीं है। सरकार जो है उसके पास एक लोकतांत्रिक अधिकार है, और कोई भी व्यक्ति आपके दरबार पर, आपके द्वार के ऊपर आकर के बैठा है तो संजीदगी से आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। कितनी बार नरेंद्र मोदी ने यह प्रयास किया। मुझे तो बड़ी आश्चर्य ये होता है कि कुत्ता और बिल्ली मर जाता है तो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। 400 से ज़्यादा किसान आंदोलन में शहीद हो गए लोग, किसान आंदोलन में मर गए, तो नरेंद्र मोदी जी का दिल एक बार भी नहीं पसीजा क्या? आपके ऊपर भी स्वामी जी आरोप लगा था बीच में, जब आर्य समाज ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। समर्थन करते ही 2 से 3 दिन बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई, जिसके अंदर आर्य समाज ने टिकरी बॉर्डर के ऊपर अपना टेंट लगा रखा था। उसकी एक तस्वीर वायरल होती है कि आर्य समाज को बीजेपी ने प्लांट करके आंदोलन के अंदर सक्रिय कर दिया और ये लोग आंदोलन की भूमिका को बिगाड़ना चाहते हैं। और उसके चंद दिनों बाद 26 जनवरी वाला प्रकरण हो जाता है, उसमें क्या कहेंगे आप?
नहीं मोहित जी, हम कोई बीजेपी के प्रोजेक्टेड नहीं, मैं जैसे मैंने पहले कहा, ना मैं आरएसएस का प्रोजेक्टेड हूँ ना बीजेपी का प्रोजेक्टेड हूँ। हम स्वतंत्र विचार है, ऋषि दयानंद के बाहर इस इधर उधर बिल्कुल भी हम लोग नहीं सोचते। राजनीति बाद में है, कांग्रेस बाद में है, बीजेपी बाद में है, देश पहले है। आज एक बात तो कम से कम सोचनी चाहिए, हो सकता है कि जो किसान जो बात कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि वो गलत हैं, उनकी अपनी मांगे हैं। तीनों कानूनों के, तीनों बिलों को मैंने भी गहराई से पढ़ा है और वकीलों से पढ़वा करके आप आश्चर्य करेंगे, इस आंदोलन में आर्य समाज लगभग 1 महीने बाद एंट्री की है। आर्य समाज ने 1 महीने बाद एंट्री की है। और जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है साहब, तो आप पीछे घूम करके जाइए और आपको याद करना पड़ेगा 1986-87 के आसपास का वो आंदोलन, जब खुद स्वामी इंद्रवेश जी दिल्ली के बोट क्लब पर बैठे और 21 दिन की भूख हड़ताल की। 21 दिन में बोल रहा हूँ, उस समय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आरएसएस के प्रचारक होते थे। वो भूख हड़ताल की और पहली बार ये हुआ कि गेहूं का रेट 76 रुपये से बढ़ा करके 105 किया गया। ये 1973 की मैं बात कर रहा हूँ, 105 रुपये किया गया। तो किसान का आंदोलन था ना। चौधरी चरण सिंह आर्य समाज गाजियाबाद में मंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी कहा कि इस देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के गुजरता है। चौधरी छोटूराम, जिनको किसान का भगवान कहा जाता है, वो आर्य समाजी थे, ऋषि दयानंद के सच्चे सिपाही थे। उसने भी जो है किसानों का समर्थन किया है। खुद शहीद आजम भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा का नारा दिया और वो उस समय जो 3 कानून जो है अंग्रेज लेकर के आए थे उनका विरोध किया और अंत में उनको कानून वापस लेने पड़े थे। आज भी मैं ये कहता हूँ कि सरकारों को संजीदगी के साथ किसान की बात को सुनना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार और किसान जब बैठ कर के एक समाधान निकालेंगे तो वो देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। 6 या 7 महीने से किसान भी बॉर्डर पर बैठा है, उससे कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में भी दिक्कतें आती हैं और वो भी जो किसान वहाँ बैठा हुआ है उनके परिवारों में भी दिक्कतें हैं। कोई व्यक्ति अपना काम छोड़ करके, अपने सारे घर के परिवार को छोड़ करके वहाँ कोई बैठे। और मैं इसलिए कहता हूँ कि वो खालिस्तानियों का नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों से लेकर के 90-95 साल तक के बुजुर्ग भी वहाँ बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अहिंसक चल रहा है। पिछले 6 महीने से कोई भी ऐसी घटना किसान की तरफ से नहीं हुई जिसको कह सकें कि ये देशद्रोही घटना है या ये हिंसक घटना है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी संजीदगी से सुनना चाहिए। और अब ये किसी नरेंद्र तोमर जी के बस की बात नहीं है। ये जिस दिन फैसला होगा नरेंद्र मोदी जी की तरफ से फैसला होना है। तो नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया था, तो आप उनके विश्वास पर कायम रहें, आप अपने विचार को बदलें। और मुझे लगता है ये हठधर्मिता है या फिर राजहट है, उसको छोड़ करके किसानों को आप मनाइए। मुझे लगता है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी दिल खोल करके किसानों के बीच में आ जाएंगे ना, तो किसान भी मान जाएंगे। जरूरी नहीं को आप वो 100 की 100 बातों के ऊपर रहेंगे। जहाँ समझौता होगा आगे पीछे करके गिव एंड टेक से मुझे लगता है समझौता हो सकता है, उसकी संभावना है। पर नरेंद्र मोदी जी को दिल बड़ा करके किसानों के बीच में आना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो साथियों, ये आज का साझा कार्यक्रम आदरणीय भाई मोहित जी में द 24 से और मिशन आर्यवर्त और मैं बोल हिंदुस्तान से ये साझा पेशकश आज हमने की। स्वामी जी से बड़े तीखे सवाल पूछे हमने और स्वामी जी ने यथोचित उन सवालों के जवाब दिए। स्वामी जी से बात करने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में तो किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रह गई है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आर्य समाज अपनी भूमिका तब भी अग्रणी रूप में निभा रहा था, आज भी और आने वाले समय में भी निरंतर ये भूमिका अग्रणी ही चलती रहेगी। मेरे हिसाब से मोदी जी कार्यक्रम को अब क्लोज करने का समय हो गया। बिल्कुल, दर्शक अपने विवेक से काम लेंगे और उस चीज को देखेंगे जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। उसकी बजाय आप स्वामी आदित्य वेश जी से बैठ के 1-to-1 कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, इनसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर एक भ्रांति फैलाई जा रही है उससे आप बचने का काम करेंगे और अपने विवेक से काम लेंगे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान चैनल को या मिशन आर्यवर्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस कार्यक्रम को Facebook पर देख रहे हैं तो इनके सोशल मीडिया पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।